पिछले सीजन के आखिर में जैक, लॉक और केट ने हैच का दरवाजा उड़ा दिया था और उसके नीचे जाता हुआ एक लंबा अंधेरा रास्ता दिखाई दिया था। लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह हैच सिर्फ एक दरवाजा नहीं बल्कि ऐसे रहस्यों का रास्ता है जो आगे चलकर सबकी जिंदगी बदल देंगे। उसी समय आइलैंड के किसी अनजान हिस्से में एक आदमी कंप्यूटर से आती लगातार टिक टिक की आवाज सुनकर तुरंत अपने बिस्तर से उठ बैठता है। ये तेजी से कंप्यूटर के पास जाता है और उसमें कुछ टाइप करता है। जैसे ही ये एग्जीक्यूट बटन दबाता है, टिक टिक की आवाज बंद हो जाती है। उस समय यह बस एक साधारण काम लगता है, लेकिन आगे चलकर यही काम आइलैंड के सबसे बड़े राज्यों में से एक बनने वाला था। इसके बाद ये आराम से अपना गाना बजाने वाला रिकॉर्ड प्लेयर चालू करता है और रोज के कामों में लग जाता है। बर्तन धोता है, कसरत करता है, फिर नहाता है, कपड़े धोता है और अपना नाश्ता तैयार करता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन उसकी इस साधारण जिंदगी के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी होती है जिसके बारे में अभी कोई नहीं जानता। अचानक पूरे कमरे में कंपन होने लगता है और इसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। ये फौरन कपड़े पहनता है, अपनी बंदूक उठाता है और कमरे के अंदर लगे एक खास कैमरे वाले सिस्टम की तरफ बढ़ जाता है। ये ध्यान से बाहर का इलाका देखने लगता है और धीरे धीरे घूमते हुए कैमरे के दूसरी तरफ जो चेहरे दिखाई देते हैं उन्हें देखकर रुक जाता है, क्योंकि वहां और कोई नहीं बल्कि जैक और लॉक खड़े होते हैं। उसे नहीं पता कि इन लोगों से होने वाली मुलाकात बहुत जल्द उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। इधर जमीन के ऊपर हर्ली लगातार उन रहस्यमयी नंबरों को दोहरा रहा होता है। उसे लगता है कि ये नंबर सिर्फ उसकी बदकिस्मती से जुड़े हैं, लेकिन बहुत जल्द पता चलने वाला था कि इन नंबरों का संबंध कहीं ज्यादा बड़ा और डरावना है। जैक देखता है कि हैच के अंदर जाने वाली सीढ़ी टूट चुकी है, इसलिए सभी लोगों का अंदर छिप आना लगभग नामुमकिन है। लॉक नीचे की गहराई का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि रास्ता उतना गहरा भी नहीं है, लेकिन जैक का ध्यान सिर्फ एक बात पर होता है। वह जल्द से जल्द केव्स में वापस जाकर बाकी लोगों की सुरक्षा करना चाहता है। हर्ली भी उसकी बात से सहमत होता है, जबकि लॉक की जानने की इच्छा बढ़ती जा रही होती है। ये किसी भी हाल में हैच के अंदर जाकर देखना चाहता है कि आखिर वहाँ छिपा क्या है। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे आइलैंड खुद उसे उस दरवाजे के पीछे छिपी सच्चाई तक ले जाना चाहता हो। इसी बात को लेकर तीनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी केट की नजर हैच पर लिखे हुए शब्दों पर पड़ती है। वहाँ लिखा होता है क्वारंटीन। यह देखकर सभी के मन में एक अजीब सवाल उठता है, यह हैच बाहर वालों को अंदर की चीजों से बचाने के लिए बनाई गई थी या अंदर वालों को बाहर की दुनिया से अलग रखने के लिए? उस समय यह सिर्फ एक शब्द लगता है, लेकिन आगे चलकर यही शब्द कई नए सवाल और डर पैदा करने वाला था। फिलहाल किसी के पास इसका जवाब नहीं होता, इसलिए चारों वापस गुफाओं की तरफ लौटने का फैसला करते हैं। रास्ते में लॉक और केट एक साथ चलते हैं, जबकि जैक और हर्ली दूसरी तरफ निकल जाते हैं। चलते चलते लॉक फिर से केट को हैच के बारे में समझाने लगता है। उसके हिसाब से यह आइलैंड कोई आम जगह नहीं है और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे जरूर कोई बड़ा राज छिपा है, इसलिए हैच के अंदर क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। उधर हर्ली जैक से कहता है कि उसे केट का लॉक के साथ अकेले जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि लॉक लोगों को अपनी बातों से इतनी आसानी से मना लेता है कि शायद ही कोई उसकी बातों का विरोध कर पाए। लेकिन जैक इस बात से ज्यादा हर्ली की उस हरकत को लेकर परेशान होता है जब उसने डायनामाइट फटने से रोकने की कोशिश की थी। आखिरकार हर्ली मजबूर होकर उन मनहूस नंबरों की पूरी कहानी उसे बताता है, मगर बाकी लोगों की तरह जैक भी इस बात पर यकीन नहीं करता कि उन नंबरों का किसी श्राप से कोई नाता है। इसी बीच गुफाओं में चार्ली बाकी लोगों को समझा रहा होता है कि जंगल में दिखाई देने वाला काला धुआं असल में डैनियल की बनाई हुई कोई चाल थी, लेकिन कोई भी उसकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं थे। तभी शैनन को अचानक पता चलता है कि उसका कुत्ता विंसेंट कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वॉल्ट उसे आइलैंड छोड़ने से पहले विंसेंट की जिम्मेदारी शैनन को सौंप कर गया था और शैनन नहीं चाहती कि वह उसका भरोसा तोड़े, इसलिए रात काफी हो जाने के बावजूद वह विंसेंट को ढूंढने निकल पड़ती है। सईद भी मजबूर होकर उसके साथ चल देता है और कुछ ही देर बाद दोनों को विंसेंट दिखाई भी दे जाता है, लेकिन वह उनके पास आने के बजाय जंगल की तरफ भाग जाता है। दोनों उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, मगर अंधेरे और घने जंगल के बीच भागते भागते शैनन और सईद एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होता है, पेड़ों की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं और शैनन के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। अगले ही पल शैनन की नजर सामने पड़ती है और वह हैरान रह जाती है। उसके सामने वॉल्ट खड़ा होता है, पूरा भीगा हुआ, जैसे अभी अभी पानी से बाहर निकला हो। वॉल्ट उसे चुप रहने का इशारा करता है और उससे कहता है कि आवाज मत करो। शैनन कुछ समझ नहीं पाती और वह तुरंत उसकी तरफ बढ़कर उससे बात करना चाहती है, लेकिन तभी पीछे से सईद वहां पहुंच जाता है और जैसे ही शैनन दोबारा सामने देखती है, वॉल्ट गायब हो चुका होता है। वहां अब कोई नहीं होता और बाद में जब दोनों वापस गुफाओं में लौटे हैं तो शैनन सबको बताती है कि उसने वॉल्ट को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन सईद को इस बात पर यकीन नहीं होता। वह इसे शैनन की घबराहट और दिमागी सोच का असर मानता है। इसी बीच कैंप में मौजूद लोग फिर से बेचैन होने लगते हैं और माहौल धीरे धीरे चिंताजनक होने लगता है। तभी जैक, केट, लॉक और हर्ली वापस लौट आते हैं। जैक एक ऊंची जगह पर खड़ा होकर सभी लोगों को हैच के बारे में बताता है। वह कहता है कि उन्होंने हैच का दरवाजा तो खोल लिया है, लेकिन फिलहाल उसका इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है। ये सुनते ही लोगों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। कुछ लोग अब भी अदर्स के होने को लेकर डरे हुए होते हैं, जबकि कुछ को इस पर भरोसा ही नहीं होता। लेकिन जैक तुरंत सबको शांत कर देता है और वह सभी से कहता है कि चाहे आइलैंड पर अदर्स हो या न हो, अगर वे सब मिलकर रहेंगे तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उसके बातों का असर साफ दिखाई देता है और धीरे धीरे लोगों का डर कम होने लगता है, जिससे कैंप का माहौल भी शांत हो जाता है। लेकिन लॉक का ध्यान कहीं और ही होता है और उसे बाकी लोगों की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसके लिए सबसे जरूरी चीज हैच के अंदर छिपा राज है, इसलिए वह कुछ रस्सियां और जरूरी सामान इकट्ठा करता है और अकेले ही दोबारा हैच की तरफ निकल पड़ता है।
है। उधर केट जैक के पास आती है और उसके भाषण की तारीफ करती है। उसके मुताबिक इस आइलैंड पर अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वह है उम्मीद, और अभी कुछ देर पहले जैक ने वही उम्मीद सभी लोगों को दी है। केट कहती है कि यह जैक का एक ऐसा रूप है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह बात सुनकर जैक के मन में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। वह समय जब वह नया नया डॉक्टर बना था, उसी दौरान उसके पास एक महिला का केस आया था जिसकी रीढ़ की हड्डी एक कार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गई थी। यही महिला आगे चलकर उसकी पत्नी बनी, लेकिन उस समय वह किसी और से सगाई कर चुकी थी। उस दौर का जैक बिल्कुल अलग था। वह सिर्फ सच्चाई पर भरोसा करता था और किसी को झूठी उम्मीद देना पसंद नहीं करता था। जब महिला ने अपने ठीक होने के चांस पूछे तो जैक ने सीधी तरह से उसे बता दिया कि उसके पूरी तरह ठीक होने के चांस बहुत कम है। उसने कोई दिलासा नहीं दिया, कोई उम्मीद नहीं दिखाई, लेकिन फिर ऑपरेशन से पहले जब उसने उस महिला को अपने भविष्य के सपनों के बारे में बात करते देखा तो उसके मुंह से अचानक निकल गया कि वह उसे ठीक कर देगा। शायद पहली बार उसने किसी मरीज को उम्मीद दी थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद जैक अंदर ही अंदर परेशान रहने लगा। उसे लग रहा था कि उसने ऐसा वादा कर दिया है जिसे वह पूरा नहीं कर पाएगा। अपनी बेचैनी कम करने के लिए वह सुबह सुबह दौड़ने निकल जाता है। वहीं उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो कभी डॉक्टर हुआ करता था, लेकिन अब अपनी नौकरी छोड़कर दुनिया घूमने की तैयारी कर रहा था। बातचीत के दौरान वह आदमी जैक से एक बात कहता है जो उसके मन में हमेशा के लिए बस जाती है। वह कहता है कि कभी कभी डॉक्टर को चमत्कार पर भरोसा करना चाहिए। बाद में जब जैक उस महिला के कमरे में वापस जाता है तो वह बहुत उदास होता है। उसे लगता है कि वह अपना वादा निभाने में नाकाम रहा है और महिला की जिंदगी अब भी व्हीलचेयर तक ही रहेगी। लेकिन महिला का व्यवहार बिल्कुल अलग होता है और वह शांत रहती है। फिर वह बताती है कि उसे अपने पैरों में कुछ महसूस हो रहा है। जैक कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि यह सच है, लेकिन सचमुच एक चमत्कार हो चुका था और शायद पहली बार किसी को दी गई उम्मीद ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। समय बीतने के साथ वही महिला जैक की पत्नी बन गई और अब इतने साल बाद जब केट उसकी तारीफ करती है तो जैक को वही पुराना अनुभव याद आता है। उसे महसूस होता है कि जैसे किसी मरीज को उम्मीद देना कभी कभी उसकी दवा से भी ज्यादा असर कर सकता है। लेकिन केट उसके पास सिर्फ उसकी तारीफ करने नहीं आई होती, उसके पास जैक को बताने के लिए एक और जरूरी बात होती है। केट फिर जैक को बताती है कि वह भी लॉक के साथ हैच के अंदर जाने वाली है। वह खुद अपनी आंखों से देखना चाहती है कि उस रहस्यमयी रास्ते के नीचे आखिर क्या छिपा हुआ है। यह सुनकर जैक खुश नहीं होता और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है, लेकिन वह केट को रोकता भी नहीं। यहाँ केट के आने से लॉक का काम काफी आसान हो जाता है। ये एक रस्सी केट की कमर से बांध देता है। उसका मानना होता है कि केट का वजन कम है, इसलिए नीचे उतरने के लिए वही सबसे सही इंसान है। सब कुछ तैयार होने के बाद केट धीरे धीरे हैच के अंदर उतरना शुरू करती है। ऊपर लॉक रस्सी संभाले रहता है जबकि एक मजबूत टहनी भी सहारा दे रही होती है। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन अचानक वह टहनी वजन सह नहीं पाती और टूट जाती है। एक पल के लिए हालात बहुत खतरनाक हो जाते हैं। अगर लॉक पूरी ताकत से रस्सी न पकड़ता तो केट सीधे नीचे जा गिरती। किसी तरह वह उसे संभाल लेता है, लेकिन इस हड़बड़ी में केट की टॉर्च उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। केट उसे उठाने की कोशिश ही कर रही होती है कि तभी नीचे अंधेरे में कुछ अजीब होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने नीचे कोई दरवाजा खोला हो और फिर तुरंत बंद कर दिया हो। केट का दिल जोर से धड़कने लगता है और वह घबराकर लॉक को चिल्लाते हुए कहती है कि उसे तुरंत ऊपर खींचो, लेकिन लॉक कुछ कर पाता उससे पहले ही हैच की गहराई से एक तेज और आंखों में चुभने वाली रोशनी ऊपर की तरफ निकल पड़ती है। रोशनी सीधे लॉक पर पड़ती है और अगले ही पल केट की आवाज बंद हो जाती है। फिर सब कुछ शांत, न कोई चीख न कोई हरकत, सिर्फ खामोशी होती है और ऊपर खड़ा लॉक कुछ पल तक वहीं जमे रह जाता है। लेकिन अब उसके पास इंतजार करने का समय नहीं होता। वह तुरंत एक नई रस्सी तैयार करता है और खुद हैच के अंदर उतरने का फैसला कर लेता है। नीचे पहुंचकर वह ध्यान से आगे बढ़ता है और जैसे जैसे वह अंदर जाता है उसे एहसास होने लगता है कि यह जगह सिर्फ कोई पुराना बंकर नहीं है। यहाँ काफी समय से किसी के रहने के निशान मौजूद हैं। चारों तरफ तरह तरह की मशीनें, बिजली से चलने वाले उपकरण और इस्तेमाल की हुई चीजें दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई लंबे समय से यहाँ रह रहा हो। किसी को भनक न लगे इसलिए लॉक अपने जूते उतार देता है और नंगे पैर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद उसे जमीन पर बेहोश पड़ी केट दिखाई देती है। वह उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है और लॉक रुक जाता है। उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है और उसकी बंदूक सीधी लॉक पर तनी होती है। वह आदमी सिर्फ एक सवाल पूछता है और जैसे ही वह सामने आता है हमें पता चलता है कि यह वही आदमी है जिससे जैक की कभी सुबह की दौड़ के दौरान मुलाकात हुई थी। वही पुराना डॉक्टर जो दुनिया घूमने की तैयारी कर रहा था, लेकिन वह यहाँ क्या कर रहा है और इतने समय से इस हैच के अंदर क्यों रह रहा है, इसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। ये लॉक को हुक्म देता है कि अपने सारे चाकू और हथियार नीचे रख दे और फिर दोनों से पूछता है कि वे यहाँ क्यों आए हैं। बंदूक सामने देखकर बहादुरी दिखाने का कोई मतलब नहीं था, इसीलिए केट तुरंत समझाने लगती है कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। वह बताती है कि 44 दिन पहले उनका विमान क्रैश हुआ था और तभी से वे इस आइलैंड पर फंसे हुए हैं। 44 दिन सुनते ही आदमी के चेहरे पर एक अलग ही भाव आता है, जैसे इस नंबर का उसके लिए कोई खास मतलब हो। आसपास की दीवारों और सामान को देखकर भी साफ समझ आता है कि वह काफी लंबे समय से इस जगह पर रह रहा है। कुछ देर सोचने के बाद वह केट को हुक्म देता है कि वह लॉक को बांध दे, लेकिन तभी लॉक अचानक बाजी पलट देता है और वह उस आदमी को बताने लगता है कि केट असल में एक भागी हुई मुजरिम है, जबकि वह खुद तो सिर्फ एक कार्डबोर्ड बॉक्स फैक्ट्री का आम मैनेजर है जो किसी को नुकसान तक नहीं पहुंचा सकता। लॉक की बात सुनकर केट उसे घूरने लगती है, लेकिन लॉक अपने चेहरे पर मासूमियत बनाए रखता है। सामने वाला आदमी भी लॉक की असली सच्चाई नहीं जानता होता, इसीलिए वह उसकी बात पर यकीन कर लेता है। अब वह अपना हुक्म बदल देता है और लॉक से कहता है कि केट को बांधो। लॉक बाहर से उसकी बात मानता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब वह केट को बांध
बांध रहा होता है उसी दौरान चुपके से उसकी जेब में एक छोटा चाकू भी डाल देता है। तभी समझ आता है कि उसका यह पूरा नाटक पहले से सोची हुई चाल थी। इसके बाद केट को एक छोटे से बंद कमरे में बंद कर दिया जाता है। उधर गुफाओं में जैक बेचैन होकर बैठा होता है। समय लगातार बीत रहा होता है और केट अब तक वापस नहीं लौटी होती। जैक खुद को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जानता है कि केट अक्सर बिना सोचे समझे खतरों में कूद पड़ती है और शायद यही वजह है कि वह उसे अकेले मुसीबत में छोड़कर कभी चैन से नहीं बैठ पाता। हर्ली उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जैक अब किसी की बात सुनने के मूड में नहीं होता। केट के अंदर होने का ख्याल ही उसे बेचैन कर रहा था। वह अपना बैग और हथियार उठाता है और सीधे हैच की तरफ निकल पड़ता है। जब वह वहां पहुंचता है तो आसपास कोई दिखाई नहीं देता, बस हैच के अंदर लटकती हुई रस्सी नजर आती है। जैक एक पल भी बर्बाद नहीं करता और तुरंत उसी रस्सी के सहारे नीचे उतरना शुरू कर देता है। उधर बंद कमरे में कैद केट लगातार अपनी रस्सियां खोलने की कोशिश कर रही होती है। आखिरकार लॉक द्वारा छिपा कर दिया गया चाकू उसके काम आ जाता है और वह रस्सियों से खुद को आजाद कर लेती है। इसके बाद वह दरवाजे के पास लगे बटन को दबाती है, लेकिन जैसे ही लाइट खुलता है उसके सामने एक और हैरान कर देने वाली चीज आती है। ये कोई जेल नहीं बल्कि खाने पीने की चीजों से भरा हुआ एक बड़ा स्टोर रूम होता है। चारों तरफ राशन रखा होता है और वहाँ केट को वेंटिलेशन शाफ्ट भी दिखाई देता है। केट तुरंत भाग निकलना चाहती है, लेकिन कई दिनों की मुश्किलों के बाद उसके सामने इतना सारा खाना पड़ा होता है कि वह खुद को रोक नहीं पाती। उसे एहसास होता है कि पहले ताकत वापस लाना ज्यादा जरूरी है, इसलिए वह कुछ खाने लगती है ताकि आगे जो भी करना पड़े उसके लिए तैयार रह सके। दूसरी तरफ वह आदमी लॉक से सवाल पर सवाल पूछ रहा होता है। वह जानना चाहता है कि क्रैश के बाद बचे हुए लोगों में कितने लोग बीमार पड़े, कितनों की मौत हुई और उनकी हालत कैसी है। लॉक उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके लिए ये सवाल ही अजीब थे। वह कहता है कि बाकी लोग ठीक हैं और अब तक काफी अच्छे से जिंदा हैं। ये जवाब सुनते ही आदमी के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देती है, जैसे उसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तभी अचानक कमरे में लगी स्पीकर सिस्टम से फिर वही टिक टिक की आवाज गूंजने लगती है। आदमी का चेहरा तुरंत गंभीर हो जाता है और वह बिना समय बर्बाद किए लॉक को अपने साथ कंप्यूटर वाले कमरे में ले जाता है। वहाँ एक बहुत पुराना कंप्यूटर रखा होता है और उसके सामने दीवार पर उल्टी गिनती चल रही होती है। आदमी लॉक को कंप्यूटर के सामने बैठने का हुक्म देता है और उसे कुछ खास नंबर दर्ज करने के लिए कहता है। लॉक बिना कुछ समझे स्क्रीन पर नंबर टाइप करने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि ये वही रहस्यमयी नंबर हैं जिन्होंने हर्ली की जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। नंबर दर्ज होते ही लॉक घबराते हुए एग्जीक्यूट बटन दबा देता है। अगले ही सेकंड दीवार पर चल रही गिनती रुक जाती है और फिर दोबारा 108 मिनट पर सेट हो जाती है। साथ ही टिक टिक की आवाज भी बंद हो जाती है। यह होते ही आदमी राहत की सांस लेता है और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, जैसे किसी बड़े खतरे को अभी टाल दिया गया हो। लेकिन उसी समय दूर से जैक की आवाज सुनाई देती है और आदमी तुरंत सावधान हो जाता है। वह लॉक को पकड़कर एक कैमरे वाले सिस्टम के पास ले जाता है। यही हम पहली बार देखते हैं कि यह देखने वाला सेटअप कैसे काम करता है। कुछ ही पल बाद स्क्रीन पर जैक का चेहरा साफ दिखाई देने लगता है। आदमी उसकी हर हरकत देख रहा होता है और उसे यह भी दिखाई देता है कि जैक के हाथ में बंदूक है। हालात को काबू में रखने के लिए वह तेज आवाज में गाना चला देता है और लॉक को सख्त चेतावनी देता है कि चुप रहे। इस बीच जैक अंदर ध्यान से आगे बढ़ रहा होता है। वह हर कमरे और हर कोने को देख रहा होता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी चिंता केट होती है। उधर केट अब खाना खाकर वेंटिलेशन शाफ्ट के अंदर रेंगते हुए आगे बढ़ रही होती है। उसे भी जैक की आवाज सुनाई दे जाती है और वह उसे खतरे के बारे में बताना चाहती है, लेकिन तेज संगीत उसकी आवाज को दबा देता है। जैक तक कुछ नहीं पहुंचता और कुछ देर बाद लॉक अचानक जैक के सामने लाया जाता है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि वह अकेला है, लेकिन असलियत में वह आदमी उसके पीछे छिपा हुआ होता है और उसकी बंदूक लॉक की गर्दन पर टिकी होती है। जैक की नजर सबसे पहले लॉक पर जाती है और वह तुरंत केट के बारे में पूछने लगता है। उसे सिर्फ यह जानना होता है कि केट कहाँ है और वह सुरक्षित है या नहीं, लेकिन लॉक खुलकर कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि उसकी जान खतरे में होती है। तभी पीछे छिपा आदमी जैक को हुक्म देता है कि अपनी बंदूक नीचे रख दे। जैक हिचकिचाता है तो वह आदमी डराने के लिए गोली तक चला देता है। गोली की आवाज पूरे बंकर में गूंज उठती है और इसके बाद वह अपनी जगह बदल लेता है और लॉक के पीछे खड़ा होकर उसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल करने लगता है। तभी जैक की नजर आखिरकार उस आदमी के चेहरे पर पड़ती है। एक पल के लिए वह उसे ध्यान से देखता है और फिर अचानक उसे याद आ जाता है, यह चेहरा वह पहले भी देख चुका है। यही वही आदमी था जिससे उसकी मुलाकात सालों पहले सुबह की दौड़ के दौरान हुई थी। अब कहानी के इस हिस्से में जिस आदमी से जैक और लॉक की मुलाकात हुई है उसका नाम याद रखना जरूरी है, डेजमंड। आगे चलकर यही किरदार कहानी में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। फिलहाल इनकी कहानी को थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ते हैं और चलते हैं समुद्र के बीच फंसे उन लोगों की तरफ जिनकी हालत इस वक्त किसी बुरे सपने से कम नहीं है। वॉल्ट को अजनबी लोग अपने साथ ले जा चुके हैं। उनका राफ्ट तबाह हो चुका है और चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र दिखाई दे रहा है। माइकल पानी में तैरते हुए बेबस होकर लगातार वॉल्ट का नाम पुकार रहा होता है। उसके सामने अभी भी वही नजारा घूम रहा होता है जब उसके बेटे को उसकी आंखों के सामने छीन कर ले जाया गया था। दूसरी तरफ सॉयर आग और मलबे के बीच बचे हुए बेड़े के टुकड़ों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा होता है। किसी तरह उसे बेड़े का एक हिस्सा मिल जाता है और वह माइकल तक पहुंचता है। तब तक माइकल की हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि वह लगभग डूबने वाला होता है। सॉयर उसे पानी से बाहर खींचता है और फिर उसे बचाने के लिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी देता है। तभी जाकर माइकल की सांसें वापस लौटती हैं और होश में आते ही माइकल फिर से वॉल्ट का नाम पुकारना शुरू कर देता है। उसे पता है कि उसका बेटा इतनी दूर से उसकी आवाज शायद सुन भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी वह रुकना नहीं चाहता। काफी देर तक चिल्लाने के बाद आखिरकार माइकल की आवाज बैठने लगती है और वह थक कर बेड़े
पर चुप बैठ जाता है। तभी सॉयर को जिन की याद आती है, लेकिन अब तक जिन का कहीं कोई पता नहीं था। मगर माइकल की हालत ऐसी होती है कि उसे किसी और की फिक्र ही नहीं होती। उसका गुस्सा अब पूरी तरह सॉयर पर निकलने लगता है। वह वॉल्ट के किडनैप और पूरी घटना का जिम्मेदार सॉयर को मानता है। उसके मुताबिक अगर फ्लेयर नहीं छोड़ा जाता तो शायद यह सब कभी नहीं होता। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। माइकल बार बार सॉयर को दोष देता है, लेकिन सॉयर भी चुप रहने वालों में से नहीं था। वह तुरंत पलटकर कहता है कि फ्लेयर चलाने का फैसला उसने अकेले नहीं लिया था। आखिर माइकल भी उस समय राजी था। बहस अभी और बढ़ती। उससे पहले ही दोनों की नजर समुद्र में घूमती हुई एक शार्क पर पड़ती है। सॉयर के कंधे में पहले की लड़ाई के दौरान गोली लगी थी और उसी घाव से बहता खून अब शार्क को उनकी तरफ खींच लाया था। लेकिन माइकल यहाँ भी सॉयर को ही दोष देने लगता है और यह सुनकर सॉयर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह याद दिलाता है कि उसे गोली इसलिए लगी थी क्योंकि वह वॉल्ट को बचाने की कोशिश कर रहा था और अब धन्यवाद देने की बजाय माइकल उसी पर सारा दोष मढ़ रहा है। आखिरकार तंग आकर सॉयर बेड़े के उस हिस्से से अलग हो जाता है और बड़ी मुश्किल से पास में तैर रहे एक छोटे से टूटे हुए हिस्से पर चढ़ जाता है। शार्क का खतरा अभी भी बना हुआ था, इसलिए सॉयर फैसला करता है कि उसे अपने कंधे में फंसी गोली निकालनी ही होगी। वह बिना किसी मदद के अपने घाव में उंगलियां डालकर गोली निकालने की कोशिश करता है। माइकल माहौल शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका तरीका अब भी उतना ही खराब होता है। उसकी बातों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है, इसीलिए सॉयर उसकी एक नहीं सुनता। दर्द से तड़पते हुए भी वह आखिरकार गोली बाहर निकाल देता है। इसके बाद कुछ देर तक दोनों समुद्र के बीच शांति से तैरते हुए बेड़े पर पड़े रहते हैं। इसी दौरान सॉयर के दिमाग में एक बात आती है और उसे डेनियल की चेतावनी याद आती है। डेनियल ने कहा था कि अदर्स बच्चे को चाहते हैं। उस समय सभी को लगा था कि शायद बात क्लेयर के बच्चे की हो रही है, लेकिन अब सॉयर को लगने लगता है कि शायद डेनियल का इशारा वॉल्ट की तरफ था। शायद वही लोग अदर्स थे जिन्होंने जानबूझकर उनका रास्ता रोका और वॉल्ट को अपने साथ ले गए। मगर माइकल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अब भी मानने को तैयार नहीं होता और उसकी नजर में सारी गलती सॉयर की ही होती है। माइकल गुस्से में वह सॉयर पर पानी उछाल देता है, लेकिन ऐसा करते हुए वह गलती से सॉयर वाले छोटे टुकड़े को और दूर धकेल देता है। मजबूर होकर सॉयर को वापस तैरकर माइकल के बेड़े तक आना पड़ता है। वहां पहुंचने के बाद भी माइकल उसे ताने मारना बंद नहीं करता। तभी सॉयर की नजर थोड़ी दूरी पर तैरते हुए कुछ बड़े बांस के ड्रम पर पड़ती है। वे टूटे हुए बेड़े से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे होते हैं। सॉयर पहले ही माइकल की लगातार शिकायतों से परेशान हो चुका था, इसलिए वह फैसला करता है कि वह उन ड्रम तक तैर कर जाएगा। लेकिन समुद्र की लहरें और उसकी चोट दोनों उसकी रफ्तार को बहुत धीमा कर देती है। लेकिन तभी मुसीबत एक बार फिर सामने आ जाती है। टूटे हुए बेड़े का एक और हिस्सा अलग हो जाता है और सॉयर सीधे समुद्र में जा गिरता है। माइकल तुरंत उसकी तरफ झुकता है और उसका हाथ पकड़कर उसे वापस ऊपर खींचने की कोशिश करता है, मगर सॉयर हालात को समझ चुका होता है। वह देख सकता था कि यह टूटा हुआ बेड़ा अब मुश्किल से एक इंसान का वजन ही संभाल पा रहा है। अगर दोनों एक साथ उस पर रहने की कोशिश करेंगे तो शायद दोनों ही समुद्र में डूब जाएंगे। इसीलिए वह अपनी पिस्तौल माइकल को थमा देता है और खुद उन दूर दिखाई दे रहे बांस के ड्रम की तरफ तैरने का फैसला करता है। जाते जाते वह माइकल को साफ कहता है कि अगर शार्क दिखाई दे तो बिना एक सेकंड सोचे गोली चला देना। और इसके बाद सॉयर समुद्र में आगे बढ़ने लगता है। जैसा उसे डर था वैसा ही होता है और शार्क फिर से उसके पीछे लग जाती है। हर पल खतरा बढ़ता जा रहा होता है। तभी सही समय पर माइकल पिस्तौल उठाता है और लगातार कई गोलियां चला देता है। आखिरकार सबसे बड़ा खतरा बनी शार्क मारी जाती है, लेकिन गोली चलने और हलचल के बीच सॉयर अचानक नजरों से गायब हो जाता है। कुछ पल के लिए माइकल को लगता है कि शायद उसने उसे खो दिया। वह घबराकर इधर उधर तलाश करने लगता है, मगर राहत की बात यह होती है कि सॉयर जिंदा होता है। थोड़ी मेहनत के बाद दोनों उन मजबूत बांस के ड्रम तक पहुंच जाते हैं और किसी तरह उन पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। लंबे समय बाद उन्हें कुछ पल आराम से बैठने का मौका मिलता है। रात गहरी होने लगती है और समुद्र की लहरों के बीच बैठे माइकल के दिमाग में पुरानी यादें लौटने लगती हैं। वॉल्ट का खो जाना उसे अंदर से तोड़ चुका था। शायद यही वजह थी कि पिछले कुछ घंटों से वह हर बात पर गुस्सा कर रहा था और सॉयर की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे वह समय याद आता है जब वॉल्ट की माँ, जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, उससे वॉल्ट की जिम्मेदारी छोड़ने के लिए कह रही थी। उस समय माइकल किसी भी कीमत पर अपने बेटे से